हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली वीडियो में हमने बात करी कि सेविंग और इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। ऊपर राइट साइड में वीडियो का लिंक आ रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग तो अपनी जगह सही है, पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें इन्वेस्टिंग से पहले भी कंसिडर करनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में हमने ये देखा, अर्न सेव इन्वेस्ट। ये एक टिपिकल फ्लो चार्ट है जो हर इंडिविजुअल फॉलो करता है। पहले अर्न, देन सेव एंड देन इन्वेस्ट। पर इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हमें सेव और इन्वेस्ट के बीच में एक और चीज़ का ख्याल रखना है। इन्वेस्ट करने से पहले हमें 4-5 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, कंसिडर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर वो नहीं की गई और नहीं समय पे उन पे कंसिडरेशन दिया गया तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में वो आपको रोक सकती हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, एक एक करके देखेंगे। बजट। बजटिंग क्यों ज़रूरी है, आपको एक बजट फॉलो करना, बनाना और तब फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। पहले ये, क्योंकि जब आप अर्न करते हैं और सेव करते हैं उस बीच में आपको अगर आइडिया होगा, अगर आप एक टैब रखेंगे कि कितनी आपने अर्निंग्स की और कितनी आपने सेविंग्स की, उस बीच में जो एक्सपेंसेस आपके आए उस पर आप एक टैब रख पाएंगे। वो तभी होगा जब आप माइंड में एक कम से कम एक टेंटेटिव बजट लेके चलेंगे। ये बजट शुरू में हार्ड एंड फास्ट होना ज़रूरी नहीं है, नॉट टू द नियरेस्ट रुपी होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक बॉल पार्क, आपको एक राउंड फिगर पता होनी चाहिए कि आपके आपके रेंट इतने जा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, आपकी ग्रोसरीज का बिल इतना आएगा, आपकी यूटिलिटीज़ और इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल इतना आएगा। ये आपको एक फ्रेमवर्क देंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप कितना सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आपने कोई बजटिंग नहीं की, आपके दिमाग में कोई ऐसी फ्रेमवर्क नहीं चल रही है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आप बिना आपकी आपके ध्यान के एकदम से अनइंटेंशनली आप एक्सपेंस करते जाते हैं, स्पेंड करते जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि कितनी सेविंग करनी है और कितना आप उस सेविंग में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्रॉडली बजटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप अपनी कैश फ्लोज, आप अपनी इनकम एक्सपेंस को टैब पे रख सकें। आपकी जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो हर महीने होंगी। आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी ट्यूशन फी देनी है, उनके कपड़े, उनके बुक्स, ये सब हर महीने इनकरिंग एक्सपेंसेस हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। तो उनकी एक्सपेंस को आपको ध्यान में रखना है। आपकी जो रेंट हैं और बाकी सारे ग्रोसरीज वगैरह के एक्सपेंस है वो तो हैं ही। तो ये इन सारी चीज़ों का आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि आपके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, बड़े एक्सपेंसेस हैं, वो कितने हैं हर महीने। और वो आपकी अर्निंग्स ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करनी चाहिए ही, बट अर्निंग्स में से वो निकालने के बाद आपके पास कितना कितना बचता है, कितना कैश फ्लो क्या होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम है और कितनी आपकी आउटगो है। कितनी इनकम है और कितनी आउटगो है। तो इस दोनों के बीच का बैलेंस आपको बना के चलना होगा, आपको एक कंसिडरेशन देनी होगी उसको, जिसको कि हम कैश फ्लो बोलते हैं। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस किया, देखिए, अगर आप अपनी एक्सपेंसेस, अपनी इनकम का ध्यान रख सकते हैं, एक मेंटल फ्रेमवर्क बना के उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना फ़र्क है, विच विल गिव यू द अमाउंट यू कैन सेव एंड देन और उसके बाद आपको इन्वेस्ट भी करना है। तो अगर सेविंग के बाद इन्वेस्टिंग के लिए अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं बच रहे हैं तो वो जो गैप आएगा, वो जो गैप आपके आ रहा है तीनों के बीच में, वो आपको ध्यान में आएगा, वो आपके नज़र में आएगा। तो नज़र में आएगा तभी आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। अब आप अभी अगर एड्रेस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अगले महीने
अगले साल 6 महीने कुछ टाइम लगेगा, बट अगर आपके नज़र में है, अगर आपकी कंसिडरेशन में है, तो कभी ना कभी आप उस गैप को एड्रेस कर पाएंगे। पर अगर आपका ध्यान ही नहीं है, या अनइंटेंशनली आपकी नज़र में वो नहीं है, तो वो आप बस वो फ्लाई होता जाएगा अंडर द रेडार, और आप कभी उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अगली अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस। आपके इंश्योरेंस क्यों होनी चाहिए? तो उसके रीजंस ये हैं। बहुत सारे बहुत सारे रिस्क होते हैं लाइफ में, जो नोन और अननोन होते हैं। कुछ रिस्क हैं जो आप जानते हैं कि हो सकता है आपका, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, बट आपका एक्सीडेंट कभी हो सकता है कि आपकी व्हीकल कभी चोरी हो जाए, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए। तो वो एक अननोन फैक्टर है, अननोन रिस्क है लाइफ में। बट ये चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, भले ही ना हो तो वो बहुत अच्छा, बट हम सभी को इन चीज़ों के लिए फैक्टर इन करके चलना होता है, फैक्टर इन चल के करके चलना चाहिए। तो इंश्योरेंस क्या करता है कि आपके लिए रिस्क मिटिगेशन करता है। क्यों ये रिस्क मिटिगेट करता है? क्योंकि आपके पास एक बैकअप होता है। आपके दिमाग में ये होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें, ऐसी हार्मफुल चीज़ें अगर आपके साथ हो जाएं, गॉड फॉरबिड, तो आपके पास उसको कवर करने के लिए कैश फ्लो है। अ, अचानक से आपके सर पे ये भार, ये बर्डन नहीं आएगा कि वो सारा का सारा खर्च आपको उठाना है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फुल खर्च, पूरा का पूरा खर्च, और अगर नहीं तो काफ़ी अप्रिशिएबल अमाउंट, 80, 90, 85% इंश्योरेंस कवर करता है। कितनी तरह के इंश्योरेंस होती हैं? तो लाइफ इंश्योरेंस, जिसे टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं, वो है आपकी मृत्यु के केस में, आपके डेथ के केस में आपके फैमिली मेम्बर्स को वो अमाउंट मिलता है, ताकि वो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकें टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, आपकी जाने के, आपके गुजरने के बाद। एक्सीडेंट कवर, आपको पता है कि आपकी एक्सीडेंट हो जाए, आपकी डिसमेंबरमेंट हो जाए, बॉडी में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर वगैरह ले सकते हैं। फिर आपकी होम इंश्योरेंस, अगर आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, आपके मकान में, आपके हाउस में, आपके विला में अगर आग लग जाए, या अर्थक्वेक से कोई डैमेज हो जाए, या कुछ भी होम रिलेटेड इशू आ जाए, तो होम इंश्योरेंस उसे कवर करता है। उसी तरह व्हीकल इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी, आपके व्हीकल, आपकी मोटर बाइक, किसी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो व्हीकल इंश्योरेंस उसे एड्रेस करता है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं, वो है एडिक्वेट कवरेज, सफिशिएंट कवरेज। अब आपकी सैलरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 10 लाख पर एनम है, सालाना सैलरी आपकी 10 लाख है। अगर आपने एक नॉमिनल सा 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो कि आपके डेथ के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में आपकी फैमिली को 5 लाख का कवरेज मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख थी और आपने 5 लाख का कवरेज लिया हुआ है, तो इट इज़ हार्डली कवरिंग 6 मंथ्स, 4 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस, और समटाइम्स इवन लेस अगर आपकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो आप सोचिए कि दिस इज नॉट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कवरेज। डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन हाउ एडवांस्ड यू आर इन योर करियर, आपकी कवरेज अमाउंट, उसको सफिशिएंट बैकिंग मिलनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल, ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, बट बॉल पार्क फिगर्स कहते हैं लोग कि 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी आपकी टर्म इंश्योरेंस, आपकी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख पर एनम है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कवरेज, वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। ये अमाउंट आपको बड़ा लग रहा होगा, बट आप विजुअलाइज, आप अज्यूम कीजिए उस सिचुएशन को जब आपकी डेथ हो जाती है, और या इवन एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ भी बुरा हो जाता है जिससे आपकी जॉब टेम्परेरीली और परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, आपको सबैटिकल लेना पड़ता है, आपको लीव विदाउट पे लेना पड़ता है, कुछ भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस अगर क्रिएट होते हैं, तो आपकी फैमिली के पास सफिशिएंट कवरेज होना चाहिए, जो उनको केवल कुछ महीनों के लिए नहीं, बट कुछ एटलीस्ट कुछ सालों के लिए हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए, ताकि जब तक आपके अगर बच्चे हैं,
आपकी आपकी फैमिली है, तो वो आपके अपने पैरों पर तब जब तक खड़े ना हो पाए तब तक उनको वो सफिशिएंट कवरेज विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क प्रोवाइड कर पाए। और ये कवरेज बहुत बहुत ज़्यादा मार्जिनल, आपको खर्च बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। जो आपका 5 लाख का कवरेज है, ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 करोड़ का कवरेज लेंगे तो आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो 20 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं होता है। जो कवरेज अमाउंट होता है वो ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, और वो ऑल्सो डिपेंड करेगा आपकी एज पे, आपके प्रोफेशन, आपकी हेल्थ हिस्ट्री पे, मेडिकल हिस्ट्री पे। बट बहुत सारी जो चीज़ों को कंसिडर करके आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पता चलेगा, बट ये 20 टाइम्स नहीं होगा। तो ये it makes a lot of sense to get enough sufficient adequate coverage for yourself instead of uh, saving a few hundred rupees every month, every year, on a coverage that will not be able to support your family. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इन सारे इंश्योरेंस वेराइटीज़ को कंसिडर कर रहे हो तो आप कवरेज का ध्यान रखें कि आपकी जो कवरेज होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए। केवल एक नॉमिनल अमाउंट की कवरेज लेके कोई फायदा नहीं है। इमरजेंसी फंड्स, ये अगला पॉइंट है हमारा, इमरजेंसी फंड्स ये क्यों होनी चाहिए? तो फॉर बेसिकली मोर और लेस द सेम रीजंस। कुछ रिस्क हैं लाइफ में जो नोन है और कुछ अननोन है। आपकी अगर जॉब थोड़ी चली गई, आपको ले ऑफ कर दिया गया, आप प्रोबेशन में हैं, आप सबैटिकल में हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकती है, प्रोफेशनल, आउट ऑफ प्रोफेशन, डोमेस्टिक, आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकती है। तो कोई भी जो ऐसे रिस्क हैं जो जिनका आपको पता नहीं है और या आप जिनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड्स होनी चाहिए। आपकी जब तक जॉब सही से चल रही है, आपके मंथली एक्सपेंसेस आपके सैलरी से कवर हो रही हैं अच्छे से, तब तक आपको इमरजेंसी फंड्स को हाथ लगाने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पे शायद आपने देखा होगा, मैंने सुना है इनको सेक्रेड फंड्स भी कुछ लोग कहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि इनको तभी टच करना चाहिए जब आपके पास सच में एक इमरजेंसी सिचुएशन है आपके सामने। क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर मान लिया आपने 2 लाख 5 लाख रुपए रखे हुए हैं और आपका मन थोड़ा चंचल है और आपने उसमें से कभी 50,000 कभी खर्च कर दिए, कभी 80,000, कभी 1 लाख खर्च कर दिए, तो वो वो जो आपकी कॉर्पस है या फंड्स हैं, इमरजेंसी फंड्स, वो धीरे धीरे डिमिनिश करते जाएंगे। और जब आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत पड़ेगी, गॉड फॉरबिड, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो उस समय आपके पास जो फंड्स होंगे वो सफिशिएंट हो सकता है ना हो। तो ऐसे जो सिचुएशंस हैं उनके लिए इमरजेंसी फंड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आपकी इनकम अगर ब्रीफली या टेम्परेरीली अगर डिसरप्ट हुई है, तो ये इमरजेंसी फंड्स आपको उस समय में हेल्प और सपोर्ट कर सकती हैं। अब इनका एक बहुत ही इंटेंडेड या अनइंटेंडेड, आप जो भी इसको समझे, बट उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट इमरजेंसी फंड्स हैं तो आपको चिंता नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, आपकी लेट्स से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट में कभी क्रैश आया, अभी हमने रिसेंटली मार्च में देखा कि 35-40% के आसपास करेक्शन आया, तो उस समय आपकी जो अमाउंट है अगर 10 लाख से घट के 5 लाख हो जाती है, 6 लाख हो जाती है, तो आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए। वो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है, तो आप चिंतित नहीं होंगे, आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आप एंग्शियस नहीं फील करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी फंड्स हैं आपके शॉर्ट टर्म या इवन मिड टर्म एक्सपेंसेस के लिए। तो आपकी कंटिन्यूटी और कन्विक्शन बनी रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस मार्केट क्रैश के टाइम पे आपने वो जब आपकी अमाउंट 6 लाख हो गई और आपके पास कोई इमरजेंसी फंड्स नहीं, आपको चिंता होने लगी कि अगर ये घट के और 4 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए ये वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा? उस समय मेरे पास कोई फंड्स नहीं है मेरे बफर के लिए, और सारे एक्सपेंस मुझे इससे निकालने हैं। तो आप हो सकता है कि एक बहुत ही बैड टाइमिंग पे, बैड मोमेंट पे अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट कर दें, जो कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं होगा। आपने देखा कि मार्च के बाद से क्या हुआ है मार्केट में। अभी
कितना रिकवर कर गई है मार्केट। जो आपके इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख के थे वो हो सकता है 6 लाख के हो गए हो, बट अभी फिर से 9, 9.5, इवन 10 से ज़्यादा के हो गए हो। तो ये आपको इंश्योर करेगा कि ऐसे डिफिकल्ट मोमेंट्स में, डिफिकल्ट टाइम्स में आपको एक कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपको चिंता नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स अगर नीचे जा रहे हैं तो फिर भी आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपके जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक थंब रूल है, एंड दिस कैन डिफर, सम पीपल गो विथ 3 to 6 months of expenses, some people go with 1 year of expenses। so एक बॉल पार्क, एक रेंज है कि लोग मानते हैं कि 6 से 12 महीनों का आपका जो रेगुलर एक्सपेंस है, जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे रेंट है, ग्रोसरीज हैं, यूटिलिटीज़ हैं, टेलीफोन बिल है, बच्चों अगर बच्चे हैं आपके तो ट्यूशन है, फ़ी है, तो ऐसी चीज़ें जो आप हर महीने स्पेंड करते ही करते हैं, जो जिसको आप हेल्प नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है तो आपको वो एक्सपेंस होंगे। तो वैसे जो एक्सपेंस हैं, आपकी पूरी सैलरी नहीं, बट आपकी अगर महीने की सैलरी 50,000 है तो 12 into 5 60,000 रहने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, 6 lakhs आपके पास इमरजेंसी फंड होने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? एक्सपेंसेस अगर आपके 50 में से 30,000 हैं तो आपके पास 1,80,000 अगर रुपीज़ हैं, बिटवीन 1,80,000 to 3,60,000, डिपेंडिंग ऑन वेदर आप 6 महीने के एक्सपेंसेस रखते हैं या 12 महीने के। तो इन दैट रेंज बेसिकली ब्रॉडली बात यह है कि 6 से 12 महीने के आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, नॉट इनकम, नॉट योर सैलरी, बट योर रेगुलर एक्सपेंसेस, वो आप अपने इमरजेंसी फंड्स में रखें। तो अब ये रखें तो कहाँ रखें? तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। बैंक सेविंग्स सबसे आसान, सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन। उस पर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगी, बट इमरजेंसी फंड्स आर नॉट मेंट फॉर रिटर्न, दे आर मेंट फॉर सेफ्टी, फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर फॉर टू रिलीव यू, टू कंफर्ट यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो बैंक सेविंग्स हो सकती हैं, बैंक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आपने 6 महीने से 8 महीने का अगर एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दी, साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो वो आपके इमरजेंसी फंड्स हो सकते हैं। लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड, ये आगे चल के हम कई सारी बातें करेंगे। ये कुछ तरह के इक्विटी या ये डेट फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स। इन तो ये डेट फंड्स होते हैं, ये थोड़े कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स, मच लेस रिस्की, बट कंपेयर टू लेट्स से डिपॉजिट और बैंक सेविंग्स थोड़े रिस्की होते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्की होने से बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है। तो इन सभी में आप कंसिडर कर सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोस में कुछ इन टॉपिक्स में से कुछ को डिस्कस भी करेंगे। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब रहिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए। तो ये हमने डिस्कस करा कि इमरजेंसी फंड्स का क्या रोल है और आप कहाँ फंड्स को रख सकते हैं ताकि आपको एक रीजनेबल रिटर्न और ग्रोथ भी मिलती रहे, मॉडेस्ट ग्रोथ, बट सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें सेफ्टी और लिक्विडिटी। ऐसे फंड्स आपके पास होने चाहिए जो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप रातों रात, ओवरनाइट निकाल सकें। उसके लिए आपको 2 दिन और 3 दिन और हफ्ते भर को वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये फंड्स आपके सेफ और लिक्विड होने चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमारा यहाँ का आखिरी पॉइंट होगा, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत बार होता है कि हम बिना इवन सोचे हुए कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, बस इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वेल, समटाइम्स दैट इज नॉट अप टू यू, समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, आपकी 30,000 की एक्सपेंसेस हो जाती हैं महीने में। अगर आप कुछ फंड्स इमरजेंसी के लिए 5 से 10,000 रखना चाहते हैं तो आपके पास 10,000 ही बचे, तो आप 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट जैसे जैसे आप अपने करियर में बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो वो डिस्पेंसेबल इनकम होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, आपने जॉब स्विच करा होता है, आपकी करियर ग्रोथ होती है, तो वो इनकम, आपकी डिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि
even when you don't have a huge amount of dispensable income, जो आपकी investable income है वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके टोटल सैलरी का पार्ट बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, even then it makes a lot of sense. It is a very prudent step to calculate how much you will need for your different time, for your different life goals, your long term life goals. अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ही लंबा और बहुत ही इवॉल्विंग है, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं कि मतलब ये एक इतना एग्जॉस्टिव टॉपिक है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो लाऊं इस पे। क्योंकि इसमें इतने सारे वेरिएबल्स कंसिडर होते हैं, आपकी इन्फ्लेशन, आपके गोल्स के इन्फ्लेशन, आपकी लाइफस्टाइल की इन्फ्लेशन, आपकी टाइम होराइजन, आपने कब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आपकी इन्वेस्टेड जो अमाउंट है उस पर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो मतलब करीब 5 से 6 वेरिएबल्स एटलीस्ट इसमें कंसिडर होते हैं इस पूरे कैलकुलेशन में, जो कि आपको एक नंबर देता है कि आपको अगर इतने साल के बाद इतनी अमाउंट क्रिएट करनी है फॉर सम लाइफ गोल, फॉर सम लाइफ लॉन्ग टर्म लाइफ गोल, तो वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये बहुत ही लंबा और बहुत ही इवॉल्विंग, हर साल ये इवॉल्व होता रहेगा, हर साल ये चेंज होता रहेगा, हर साल ये रिफाइन होता रहेगा। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत ही क्रूशियल है, हमें डेफिनेटली इस पे फोकस करना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हूँ। आपने एक गाड़ी लेनी है, आपने एक मोटर बाइक लेनी है, आपकी गाड़ी लेनी है, कुछ भी। अगर आपको एक घर परचेज करना है डाउन द लाइन, कुछ साल के बाद आपको एक घर परचेज करना है अपना, आप अपनी वेडिंग करना चाहते हैं या बच्चों की वेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। चाइल्ड एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर पेरेंट की मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी होती है कि अपने चाइल्ड को एक अच्छा लॉन्च पैड दे, एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा लॉन्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे थ्रू एजुकेशन। तो वो तब होगा जब आप उनके सर पे लोन का जो भार है वो या तो ना होने दें या कम से कम रखें, स्पेशली एट द स्टार्ट। अगर उनको अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमपीए, ह्यूमैनिटीज़ किसी में भी हो सकता है, तो उस एजुकेशन की जो एक्सपेंस है वो उन्हें ना बेयर करनी पड़े। ये अगर हम कर सकें तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमने वी डिड द राइट थिंग। हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो एक बर्डन के साथ अपनी करियर की स्टार्ट ना करें। और आगे ये हम बात करेंगे रिटायरमेंट। ये इतना बड़ा सवाल है, ये अपने आप में एक इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि रिटायरमेंट इटसेल्फ पे एक वीडियो बननी चाहिए, एक डिस्कशन एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि रिटायरमेंट एक्सक्लूसिवली एक रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेशन पे एक वीडियो मैं बनाऊं आगे आने वाले दिनों में। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिटायरमेंट तो पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि आपको जैसे अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको पता है कि ये सर्टन मॉडल मारुति सुजुकी की ये पर्टिकुलर मॉडल 8 लाख में आती है। ये अगर आपको महंगी गाड़ी लेनी है, BMW लेनी है, तो आपको पता है कि वो 25 से 30 लाख की आएगी। और आपको कब लेना है ये भी आपको एक माइंड में एक फ्रेमवर्क है कि हाँ, हो सकता है 2 साल 5 साल के बाद मुझे लेना है। तो ये सब काफ़ी डेफिनेटिव फिगर्स होती हैं। ये आप मार्केट से भी पता कर सकते हैं कि जो गाड़ी की इन्फ्लेशन होती है, गाड़ी के परचेज की रेट की इन्फ्लेशन, वो हर साल कितने 5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, 12% से बढ़ रही है। वो आप एक चूंकि आपका लिमिटेड टाइम पीरियड है, 5 साल के भीतर ही आपको गाड़ी लेनी है, तो आप एक काइंड ऑफ एक बॉल पार्क फिगर एस्टिमेट स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह होम परचेज एंड सो ऑन। बट रिटायरमेंट एक बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, रिटायर होने के बाद आपकी एक्सपेंसेस कितनी होंगी। क्योंकि जब बंदा या बंदी 30, 35, 40 साल के होते हैं, मिडिल एज में होते हैं, तो उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे उनके खर्चों की हेडिंग होती है। तो लेकिन अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपके बच्चों की ट्यूशन और फी आपको नहीं भरनी है,
मोस्ट लाइकली उनकी वेडिंग प्रॉबेबली आप कर चुके होते हैं, आपने प्रॉबेबली एक घर परचेज किया हुआ होता है उस टाइम तक, तो आपके एक्सपेंसेस उतने नहीं होंगे जितने कि आप मिडिल एज में आपकी एक्सपेंसेस हो रही हैं। तो ये आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि कितनी, अगर आपकी आज सर समझ लीजिए एक्स है, तो मे बी 60% ऑफ एक्स, 0.6x है उस समय खर्च, 0.5x है वो आपको। इसलिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव इशू हो जाता है क्योंकि हर इंसान की वो एस्टिमेशन अलग होगी। फिर आपकी जो इन्फ्लेशन है, ओवरऑल इन्फ्लेशन, नॉट जस्ट एजुकेशनल इन्फ्लेशन और एक्सपेंस की इन्फ्लेशन बट ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल की इन्फ्लेशन, तो वो इजिली बिटवीन मे बी 6 to 10%, 8% कहीं कहीं भी हो सकता है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स जो इस अमाउंट को फैक्टर को इम्पैक्ट करेंगे। तो रिटायरमेंट पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको उस समय उसमें हेल्प होगी खुद से वो अमाउंट कैलकुलेट करने में जो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग नाउ, सो दैट यू कैन लिव अ गुड क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ। अब इसमें जैसा हमने ऑलरेडी थोड़ा ब्रीफली एक्चुअली कवर किया कि इन्फ्लेशन रेट जो हमें हर गोल के लिए रखना है वो उस गोल का इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। अदरवाइज आपकी ये कैलकुलेशन जो आप इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, आप एसआईपी की अमाउंट आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड हो सकती है। अगर आप लेट्स से आप चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड एजुकेशन की इन्फ्लेशन आप 5% नहीं रख सकते क्योंकि एजुकेशन की इन्फ्लेशन उतनी है ही नहीं। तो आपको एक रियलिस्टिक इन्फ्लेशन फिगर लेना होता है हर गोल के लिए। आपकी जो इन्फ्लेशन रेट गाड़ी खरीदने के लिए होगी वो सेम रेट हो सकता है होम परचेज के लिए ना हो, वेडिंग के लिए ना हो और रिटायरमेंट के लिए ना हो, तो सो ऑन सो फोर्थ। सो हर जो इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशंस में वो हर जो आपका गोल है उसके रेलेवेंट होनी चाहिए, उसके लिए रेस्पेक्टिव होनी चाहिए। अब देखिए ये हमने 3 यहाँ पे पर्पस ऑफ कॉर्पस, आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आप इकट्ठा जो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं उसकी पर्पस क्या है, क्यों आप इकट्ठा कर रहे हैं, कितनी अमाउंट होगी, कितनी अमाउंट आपको ज़रूरत होगी। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि लेट्स से बैंगलोर में आप घर लेना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट जो उसकी वैल्यू है, जो आप प्रॉपर्टी आई कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को, इस टाइप की प्रॉपर्टी, इस लोकेलिटी में, इस बिल्डर की प्रॉपर्टी है, जो भी वेरिएबल्स हैं आपके, तो आप पता करेंगे कि उसकी करंट प्राइस क्या है, करंट कॉस्ट क्या है, उस जो भी आपका गोल है। अगर वो गाड़ी है तो गाड़ी की कॉस्ट क्या है, अगर वो होम है, आपका एक घर लेना चाहते हैं तो उसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, और उसको आपने जो प्रीवियस स्टेप में इन्फ्लेशन रखा, जो माना, जो अज्यूम किया, या नॉट इवन अज्यूम किया बट मार्केट से आप अगर कुछ डेटा है, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके इन्फ्लेशन रेट आपने एक अज्यूम किया कि कितनी इसकी इन्फ्लेशन होगी, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी टाइम पीरियड 5 साल है तो 5 साल के बाद उसकी जो करंट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट होके कितनी हो जाएगी। तो आप ये अमाउंट ऑफ कॉर्पस, आपको कितनी अमाउंट ज़रूरत पड़ेगी 5 साल 10 साल डिपेंडिंग ऑन योर गोल, उस टर्म के बाद आपको कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और कितने टाइम के बाद पड़ेगी, विच इज़ टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनपुट्स हैं, अमाउंट और टाइम। Purpose of corpus is important kind of because it will tell you whether the goal is negotiable or non-negotiable। ये काफ़ी जगह आप सुनते होंगे या तो negotiable और non-negotiable ये क्या होता है। negotiable गोल ऐसे हैं जो आप 1 साल 6 महीने 2 साल ज़रूरत अगर पड़ी, तो लाइफ के आप ऐसे स्टेज पे हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप हो सकता है डिले कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रिप लगानी है, यूरोप की एक ट्रिप लगानी है, उसके लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए मे बी बाई नेक्स्ट ईयर, तो आप अगर आपके पास 1 लाख नहीं है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तो आप उसको 6 महीने 1 साल पोस्टपोन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रेसिंग नीड, इट इज़ नॉट अ प्रेसिंग डिमांड। बट कुछ गोल्स ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। अगर आपके बच्चे
पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो उसकी एक टाइम है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार 6 महीने, साल भर, 2 साल तुम रुक जाओ, अभी तो मार्केट बड़ा नीचे है, मुझे थोड़ा रिकवरी होने दो मार्केट की, थोड़ी वैल्यू बढ़ने दो, तो मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए भेज सकता हूँ। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो ये एक नॉन नेगोशिएबल गोल है। तो उसी तरह रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हो सकता है आप, अगर आप लकी हैं या अगर आपको जॉब अपनी बहुत अच्छी लगती है, तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग इवन आफ्टर रिटायरमेंट फॉर अ फ्यू इयर्स। बट देर विल कम अ टाइम, एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब रिटायरमेंट आपके लिए इनएविटेबल हो जाएगा। हो सकता है आप काम करना जारी रखें, आप पार्ट टाइम काम करें, आप एज ए हॉबी काम करें, अपने अपने फुलफिलमेंट के लिए काम करें, वो एक अलग है। बट जहाँ तक नीड की बात है, तो हो सकता है कि आपको उस समय एक इनकम स्ट्रीम चाहिए ही होगी, अ डिपेंडेबल मेजर ऑफ इनकम, मीडियम ऑफ इनकम। तो वो भी एक तरह से एक नॉन नेगोशिएबल गोल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि पर्पस क्या है, क्या क्या वो जो पर्पस है आपको, एक तो है कि अगर आप डिफाइन करेंगे, इफ़ यू पेन डाउन योर नीड्स, योर लॉन्ग टर्म गोल्स, तो इट गिव्स यू कन्विक्शन। आप आप कन्विंस्ड होंगे कि अगर मैं महीने में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे 5 साल के बाद एक गाड़ी लेनी है, या 5 साल के बाद मुझे एक घर लेना है, या 30 साल के बाद मुझे रिटायर करना है, तो आपको पक्का पता होगा कि ये 10,000 रुपये मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने ये पूरी एक्सरसाइज, ये पूरी कॉर्पस एस्टिमेशन नहीं की, और जस्ट, एक तो अच्छी बात है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने स्टार्ट कर दिया, ये दिस इटसेल्फ इज अ कमेंडेबल थिंग। बट आपको कन्विक्शन लाने के लिए, अपने आप को एक फोकस रखने के लिए, अगर आपको पता होगा कि ये 10,000 रुपये मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दैट विल गिव यू अ हायर डिग्री ऑफ कन्विक्शन फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कि ये इन 10,000 में से हो सकता है मैं 10 के 10 रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है 2,000 में चाहे अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, 8,000 रुपये मैं रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो आपको एक बहुत ही क्लियर आइडिया होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कहाँ जा रही है, किस गोल के लिए जा रही है, उसके लिए कितना टाइम है, और उसकी वैल्यू कितनी ग्रो हो रही है। तो ये बहुत क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग में। कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आपको एक ट्रिप लगानी है, फॉरेन अब्रॉड जाना है, या इंडिया में कहीं घूमने जाना है, तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक। ऑफ कोर्स द फिगर्स कैन बी एन एस्टिमेट, विल बी एन एस्टिमेट, बट आपको इजीली पता चल सकता है कि आप अगर मनाली जाना चाहते हैं तो आपके ट्रिप की कितनी खर्च होंगी। वो 50,000 होंगी, 70,000 होंगी, कितनी होगी। आप लोगों से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, और यू कैन कम डाउन टू अ फिगर, यू कैन नैरो डाउन योर एस्टिमेट। उसी तरह 15 साल के बाद आपको अपने बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करनी है, तो इट हैज़ टू बी क्लियर, द अमाउंट एंड द टाइम लाइन बोथ हैव टू बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 4 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी इन 2045, डिपेंडिंग ऑन योर एज, जब भी आप रिटायर करेंगे उस समय आपको 4 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 4 करोड़ का फिगर कैसे आएगा, क्यों 4 करोड़ ही होना चाहिए, क्यों 6 करोड़ क्यों नहीं, या 2 करोड़ क्यों नहीं, तो उसके बारे में हमें एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन करनी पड़ेगी, अलग से डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ एन कॉम्प्लेक्स इशू एंड अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। तो ये एक समरी है, हमने क्या क्या बात करी। हमने बजटिंग की इम्पोर्टेंस देखी, क्यों बजटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस की हमने बहुत ही डिटेल में बात करी कि क्यों इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है, आपकी रिस्क मिटिगेशन करता है। इमरजेंसी फंड्स का क्या रोल होता है, आपको कन्विक्शन देता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को वो सेफ रखता है, एक सॉर्ट ऑफ बैरियर, एक बफर के तौर पे काम करता है, आपको हेल्प करता है टू फाइट एंजाइटी, टू कंफर्ट योर सेल्फ इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। और बहुत ही अच्छे डिटेल में हमने डिस्कस किया कि कितनी ज़रूरत होती है कि आप कॉर्पस, अपना जो भी गोल है, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं आपके, हर एक गोल के लिए, हर एक स्पेसिफिक गोल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये भी हमने डिस्कस किया। अब ये डिस्कशन अच्छी बात है, बट आपको रियल मज़ा और रियल इंपॉर्टेंस इसका तभी समझ में आएगा जब आप एक सेल्फ एक्सरसाइज करेंगे। और ये अभी हो सकता है, कल हो सकता है, जब भी हो सकता है, बट
दिस ट्रस्ट मी, ये करने के बाद आपके आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी आएगी और इतनी कन्विक्शन, आपके एक सेंस ऑफ कन्विक्शन आएगा कि दैट विल रियली 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 हेल्प यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आप क्या करें इसके लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एक पेन, पेपर, कंप्यूटर, एक्सेल, जो भी आप यूज करते हैं वहां लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ स्टेप दैट वी जस्ट कीप शाइंग अवे फ्रॉम फॉर अननोन रीजंस, बट एक बार आप अगर इसको कर लेते हैं, और इसको करने में 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, और एक और मेरी एडवाइस है कि ये आप अकेले ना करें, अगर हो सके तो आप इसको अकेले ना करें, अपने फैमिली या कम से कम अपने स्पाउस, अपने बड़े लोग जिनको भी आप समझते हैं कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, या वो आपके लाइफ पार्टनर हैं जो जिन्हें इन सब चीज़ों से गुजरना है, जो आप गुजरने वाले हैं, उन सब चीज़ों से उन्हें भी गुजरना है, तो दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, दे शुड नॉट बी सेक्लूडेड, और दिस थिंग शुड नॉट बी डन इन सेक्लूजन फ्रॉम देम। तो लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए। सबसे पहले आपके क्या गोल्स हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। कितनी कॉर्पस चाहिए आपको उन सारे गोल्स के लिए, मतलब रेस्पेक्टिवली, स्पेसिफिकली आपको घर लेना है तो उसके लिए 50 लाख, जस्ट फॉर एग्जांपल। आपको अपनी चाइल्ड एजुकेशन करानी है तो 10 लाख, 15 लाख, जो भी उसकी करेंट अमाउंट है उसको आप इन्फ्लेट कीजिए बाय द इन्फ्लेशन रेट यू हैव अज्यूम्ड फॉर दैट स्पेसिफिक गोल, फॉर दैट रेस्पेक्टिव गोल, और उससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी कॉर्पस आपको चाहिए होगी, और आपके पास ऑब्वियसली आपको पता होगा टेंटेटिवली कि वो अमाउंट आपको कब चाहिए होगी, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप जब डालेंगे और मैं एक वीडियो, आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं एक वीडियो इस पे डाल सकता हूँ कि एक जेनरिक गोल, इट डजेंट हैव टू बी रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट की कैलकुलेशन थोड़ी और इन्वॉल्व, थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होगी, बट एक जनरल गोल, आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको एक घर लेना है, तो दोज गोल्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी इजी टू, रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट। तो वो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि कैसे आप एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट इजीली, बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक लिंक दिया था SIP कैलकुलेटर का, द सेम यू कैन यूज फॉर दिस एक्सरसाइज टू, और आप इजीली बता सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग राइट नाउ, टुडे, टुमारो, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो अब आप कमेंट्स में बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी। हमने जो सारे डिस्कस किए, सारे एरियाज डिस्कस किए, क्या आपने इन सभी चीज़ों को कवर किया हुआ है ऑलरेडी? अगर किया हुआ तो बहुत सही, अगर नहीं किया है तो यू शुड थिंक अबाउट इट, वी शुड डिस्कस दैट। क्या आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस बेहतर समझ आई? कमेंट्स करके बताएं कि आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। अगली वीडियो से हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते। तो अगर ये वीडियो आपका कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ करें शेयर, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।